बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो अपनी कोशिका विज्ञान चल रहा है, सेल बायो चल रहा है। सेल बायो में भी हम अंतिम रूप से जो कल की क्लास थी, इसमें हम कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में बात कर रहे थे। और अंतिम रूप से हमने जिस कोशिकांग को देखा था, जिस कोशिकांग के बारे में बात की थी, पढ़ा था, वह था राइबोसोम। क्या था भाई? राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, इससे संबंधित बातें आपने की थी कि सर इसके जो खोजकर्ता हैं वह है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जॉर्ज पेलेट। क्या नाम है भाई? जॉर्ज पेलेट। वेरी गुड। अब देखिएगा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये जो राइबोसोम है ना, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसके बाद में आपको याद रखना है, राइबोसोम जो होता है इसका जो मुख्य कार्य है, सर राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। क्या भाई? प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। सर प्रोटीन संश्लेषण करता है तो अपने को एक मुख्य बात याद रखनी है, क्या? इसीलिए ये जो राइबोसोम है इसको एक अन्य नाम से, इसको अदर नाम से जाना जाता है। ये अदर नाम सर क्या है? इसका अदर नाम है यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का कारखाना। इसके बाद में आपने देखा था कि राइबोसोम जो है ना, इसके दो प्रकार हैं, एक तो 70S प्रकार है, एक 80S प्रकार है। तो 70S प्रकार में आपने देखा था कि इसकी दो सब यूनिट होती हैं, दो इकाइयाँ होती हैं, 50S और 30S। जबकि 80S राइबोसोम था, इसकी दो उप इकाइयाँ थी, 60S और 40S। यहाँ पर मैंने बताया था कि S जो होता है इसका अर्थ स्वेडबर्ग यूनिट या अवसादन इकाई के जमाव से होता है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने सभी बातें राइबोसोम को लेकर के कर ली थी। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम होगा गोल्जी काय। क्या होगा भाई? गोल्जी काय। तो लगाइएगा हेडिंग गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी काय को कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय को क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी। देखिएगा, अगर गोल्जी काय की मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमें गोल्जी काय की दिखाई देती है। कैसे? कुछ इस प्रकार की संरचना है ना, हमें किसकी दिखाई देती है? सर गोल्जी काय की दिखाई। क्लियर है? तो देखिएगा, याद रखिएगा, गोल्जी काय की खोज एक व्यक्ति है जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी। लिख लें आप इस बात को। इन कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसका नाम गोल्जी काय पड़ा। क्लियर है ना? इसके बाद में याद रखिएगा, यह गोल्जी काय जो होता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, अर्थात सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग होता है। तो आप लिखेंगे यह एक एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन
सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग है। याद रखिएगा, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा, याद रखें, पादपों या प्लांट्स में इसे डिक्टियोसोम, पादपों में से इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। किसको भाई? सर गोल्जी काय को। याद रखा आपने? चलिएगा, इसके बाद में इसका जो मुख्य कार्य है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का यह प्रमुख स्थल होता है। क्लियर है ना? तो आप लिखिएगा, यह ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन का, लिखिएगा इस बात को, यह ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन का प्रमुख स्थल होता है। याद रखें, यह लाइसोसोम कोशिकांग का निर्माण करता है। लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, तथा शुक्राणु के एक्रोसोम, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का क्या करेगा? यह निर्माण करेगा। क्लियर है ना? ये बात अपने को याद रखनी है। अब बात आती है कि शुक्राणु का एक्रोसोम भाग, एक्रोसोम पार्ट ऑफ स्पर्म, देखिएगा,
एक्रोसोम पार्ट ऑफ स्पर्म। एक्रोसोम पार्ट ऑफ स्पर्म, शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का निर्माण। तो कैसा होता है शुक्राणु, शुक्राणु की संरचना हम देखते हैं। यह शुक्राणु कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा। यह शुक्राणु का टेल पार्ट होता है। यह शुक्राणु का क्या है, टेल पार्ट। यह शुक्राणु का होता है फोर पार्ट। अग्रभाग, और ये जो होता है ये मिड पार्ट होता है। मध्य भाग होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, आपको ये जो टोपीनुमा भाग दिखाई दे रहा है, इसी को हम एक्रोसोम, एक्रोसोम, ये जो होता है ना, यहां पर गोल्जी काय होता है। गोल्जी बॉडी, और यहां इसके मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है ना। तो आपको शुक्राणु की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखती है।
तो यह शुक्राणु के एक्रोसोम भाग का भी निर्माण करता है। अगर गोल्जी का एक कहाँ, ये इसके नेक पार्ट में होता है, और अपने को याद रखना है ये इसका टेल पार्ट है ना, ये इसको गति करने में सहायता प्रदान करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। क्लियर है ना? ये कौन है सर? शुक्राणु। समझ में आया कि नहीं आया? चलिएगा, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे लाइसोसोम को लेकर। किसको लेकर भाई? लाइसोसोम की। सर लाइसोसोम क्या होता है? तो हेडिंग लगाइएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम क्या कहोगे भाई आप? लाइसोसोम। इसके खोजकर्ता कौन है? लाइसोसोम के खोजकर्ता है डी डुवे। डी डुवे नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की है। याद रखिएगा, यह एकल झिल्ली युक्त एकल झिल्ली को आप क्या कहेंगे? सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग। लाइसोसोम जो होता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और एक बात अपने को याद रखना है, इसकी जो संरचना होती है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में मोटे मोटे लड्डुओं के समान होती है, कुछ इस प्रकार से। ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में ऐसे बिखरे रहते हैं। क्लियर है ना? कहीं कहीं पर ये अपने को ऐसे दिखाई देते हैं। ये जो संरचना है ये किसकी है? लाइसोसोम की। ये जो संरचना है ये साथियों कौन है? लाइसोसोम। क्लियर है ना? चलिएगा, अब इसका अन्य नाम पूछा जाता है, अदर नेम। आत्मघाती थैली। आत्महत्या। पाचन बैग। सुसाइड बैग कहते हैं, पाचन बैग कहते हैं। डाइजेस्टिव बैग। इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। किसको भाई? सर लाइसोसोम को। अब इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? आत्मघाती या आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशी के उपापचय के दौरान यह अपनी ही कोशिका का पाचन करके उसे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्लियर ना? तो आप नोट करके लिख सकते हैं, लिखना यह कोशिकांग यह कोशिकांग
या सेल ऑर्गन। कोशिका के उपापचय के दौरान कोशिकीय उपापचय के दौरान अपनी ही कोशिका का पाचन कर उसे नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं सर, आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, पाचन बैग के नाम से जानते हैं। क्लियर? क्यों भाई स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर है ना? चलिएगा, इसके बाद में हम बात करेंगे केंद्रक को लेकर। किसको लेकर भाई? केंद्रक को लेकर। तो केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, देखिएगा। केंद्रक या न्यूक्लियस, केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस की संरचना की मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से होती है। ऐसी संरचना होती है। क्लियर है ना? ये देखिएगा, यह जो है आपको, ये तो केंद्रक दिख रहा है, यह तो क्या दिख रहा है आपको? केंद्रक दिख रहा है, केंद्रक है। ये तो कौन है? केंद्रक, जिसे आप क्या कहोगे? न्यूक्लियस कहोगे। और केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली यह जो संरचना है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोल्स, केंद्रिका। क्या कहोगे? न्यूक्लियोल्स केंद्रिका। और इस केंद्रक के अंदर जो भरा लिक्विड होता है, भरा जो लिक्विड होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है ना? याद रखिएगा। अब यहां पर ये जो केंद्रक दिख रहा है, इस केंद्रक के अंदर हमारे को कुछ इस प्रकार से देखिएगा, ऐसे धागे के रूप में एक संरचना दिखाई देती है। एक धागे के रूप में एक संरचना दिखाई देती है, और इस संरचना को प्यारे साथियों आप नाम देते हैं क्या? क्रोमेटिन जाल।
क्रोमेटिन नेट कहते हैं इसको, क्रोमेटिन नेट। क्लियर है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर सबसे पहली बात जो आती है केंद्रक के खोजकर्ता को लेकर के आती है कि केंद्रक की खोज किसने की है। क्लियर, तो शायद आप जानते होंगे केंद्रक के खोजकर्ता को। कौन है बेटा? सर यहां पर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कब? 1831 में। कब भाई? सर 1831 में। 1831 में 31 में किसकी खोज की है? सर आर्किड प्लांट में, आर्किड प्लांट जो होता है इसकी जड़ों में केंद्रक की खोज की है। क्लियर है ना, ये याद रखिएगा। याद रखिएगा केंद्रक जो होता है यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो आप लिखना यह एक दोहरी झिल्ली युक्त या डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग होता है। यह क्या है? सर एक दोहरी झिल्ली युक्त क्या है? कोशिकांग है। क्लियर है ना। इसके बाद में देखिएगा अपने को याद रखना है यह जो केंद्रक होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य के ठीक मध्य भाग में अपने को दिखाई देता है। मैंने आपको पहली या दूसरी जो क्लास थी उसमें साथियों ये बहुत सारे जो डायग्राम है एक ही जगह मैंने बनवा रखा है, और आप देखेंगे कि कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, उसके ठीक मध्य में अपने को कौन दिखाई दे रहा है? सर केंद्रक दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है भाई? केंद्रक दिखाई दे रहा है। तो आप लिख सकते हैं यह कोशिका द्रव्य के ठीक मध्य भाग में पाई जाने वाली संरचना है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके जेट एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है ना। तो लिखना यह कोशिका द्रव्य के, कोशिका द्रव्य या आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के ठीक मध्य भाग में पाई जाने वाली यह कोशिका द्रव्य के ठीक मध्य भाग में पाई जाने वाली क्या है? संरचना है। कौन है भाई? केंद्रक। क्लियर है ना। अब ये क्या करता है, कोशिका द्रव्य में और भी बहुत सारे कोशिकांग है ना डूबे रहते हैं, तो उन सभी कोशिकांग पर जो नियंत्रण करने का कार्य करता है वो कौन करता है? सर केंद्रक ही करता है। इसीलिए इस केंद्रक को हम ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका के मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। तो आप लिखेंगे केंद्रक कोशिका द्रव्य में डूबे, लिखिएगा केंद्रक या आप कह सकते हैं न्यूक्लियस। क्लियर है ना। कोशिका द्रव्य में डूबे अन्य सभी कोशिकांग पर
अन्य सभी कोशिकांग पर नियंत्रण करने का कार्य नियंत्रण करने का कार्य करता है, इसीलिए इसे कोशिका का इसीलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? न्यूक्लियस या केंद्रक सेल ऑर्गन को। क्लियर है ना? चलिएगा, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो यह जो कोशिकांग है, केंद्रक, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली जो संरचना होती है, इस संरचना को हम केंद्रिका कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली संरचना, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली संरचना केंद्रिका या न्यूक्लियस कहलाती है। जिसकी खोज वैज्ञानिक फोंटाना एवं नामकरण वैज्ञानिक याद रखिएगा, बोउमैन ने। नामकरण जो किया है वो किसने किया है? एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? बोउमैन। क्लियर है ना? ये सभी बातें अपने को केंद्रक से याद रखनी है। अब केंद्रक के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डूबे रहते हैं। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट आप लिखेंगे केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहोगे सर? हम कहेंगे केंद्रक द्रव्य। तो आप लिख सकते हैं केंद्रक के अंदर लिखना, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जिसमें आनुवंशिक पदार्थ
जेनेटिक सब्सटेंस आनुवंशिक पदार्थ डूबे रहते हैं। जिसमें आनुवंशिक पदार्थ है ना, ये डूबे रहते हैं। क्लियर है ना? जैसे कि डीएनए। क्लियर है ना? अब यहां पर याद रखिएगा, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली पतली धागे नुमा संरचना क्रोमेटिन जाल कहलाती है, जो संघनित होकर के क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करती है। तो आप लिख सकते हैं, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली पतली धागे नुमा संरचना क्रोमेटिन जाल कहलाता है। क्रोमेटिन जाल कहलाती है, जो संघनित होकर गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण करती है। क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में? इस गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट आप लिखेंगे क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम। देखिएगा, केंद्रक है और ये केंद्रक के अंदर लिक्विड भरा है। क्लियर? ये पाई जाने वाली एक संरचना है केंद्रिका, और यहां पर ये जो संरचना है क्रोमेटिन जाल, यही संघनित होकर के किसका निर्माण करती है सर? क्रोमोसोम का निर्माण करती है। गुणसूत्र की जो खोज की है, खोज वो किसने की है सर? स्ट्रासबर्गर ने की है। और गुणसूत्र जो नाम दिया है वो किसने दिया है? वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने। इनका जो कार्य होता है, कार्य आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। क्लियर है ना? ये याद रखना है। इसके बाद में अपने को याद रखना है, मानव में या मानव की कायी कोशिका में आया हुआ क्वेश्चन है, छियालीस गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
2n बराबर 46, n बराबर 46 अपॉन 2, 23 पेयर, 23 जोड़े, 22 जोड़े मेल एंड फीमेल दोनों में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखिएगा। प्रकार मुख्य रूप से दो, मेल में XY और फीमेल में XX। क्लियर है ना? Y गुणसूत्र जो होता है Y क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि मानव में लिंग का निर्धारण करता है। मानव में किसका निर्धारण करता है? सर, लिंग का निर्धारण करता है। देखिएगा, यहां पर मैंने कहा कि मेल है, यहां पर मैंने कहा कि फीमेल है, यहां पर XY, यहां पर क्या है? XX। दोनों को हमने देखा, सर यहां पर कुछ XY और यहां पर हमने देखा XX। तो एक को हमने 3 से मिलाया XX, एक को 4 से मिलाया XX, 2 को 3 से मिलाया XY और 2 को 4 से मिलाया तो XY। तो 50% लड़के और 50% कौन होती है? लड़की। जहां पर आपको Y क्रोमोसोम दिख रहा है वह कौन है? पुत्र। तो यह कौन है? पुत्र है, और ये कौन है? पुत्री है। तो जहां पर आपको XX दिखाई देगा वो तो पुत्री होंगे, और जहां पर XY दिखाई देगा वो कौन होंगे? पुत्र होंगे। इसीलिए Y क्रोमोसोम जो होता है, Y क्रोमोसोम, क्या भाई? Y क्रोमोसोम, इसे सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है, लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आशा करता हूँ कि ये सभी सेल ऑर्गन्स है ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्लास में बने रहने के लिए। आगे भी अपन यूं ही साथियों नेक्स्ट बिंदु हैं, एक एक बिंदु को टॉप तरीके से समझ करके पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार वंस अगेन बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।